अस्सलाम वेलकम टू स्टडी ज़ोन विद सनिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुल्तान की कहानी पर जो अपने दौर का सबसे सख्त आकल और बहादुर हुक्मरान माना जाता है। ये वो बादशाह था जिसके एक हुक्म से बगावतें दब जाती, दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा हो जाता और मंगोल जैसी ताकतवर कौम भी इसका नाम सुनकर लरज़ जाती थी। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की। क्या आप जानते हैं कि इसके दौर में दिल्ली के दरवाजे मगरिब के बाद क्यों बंद हो जाते थे, या ये कि बलबन ने अपने बेटे की मौत पर सल्तनत की बागडोर किस तरह संभाली। सो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज द स्टोरी ऑफ सुल्तान गियासुद्दीन बलबन इज फुल ऑफ पावर, स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस अ सिंगल डिटेल। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की इब्तिदाई ज़िंदगी। गियासुद्दीन बलबन का असल नाम एलफ खान था। वो तुर्किस्तान के मशहूर कबीले अलबारी के सरदार कौलर का बेटा था, जो 10,000 घरों के कबीले का सरबराह था। ज़ियाउद्दीन बरनी के मुताबिक बलबन अपने ख़ानदान का अफर सैयद की औलाद ज़ाहिर करता था। बदकिस्मती से बचपन में बलबन को मंगोलों ने कैद कर लिया और गुलाम के तौर पर ख्वाजा जमालुद्दीन भरी के हाथ बेच दिया। ख्वाजा ने बलबन को अपने बच्चों की तरह पाला और बाद में जान बचाने की खातिर इसे हिंदुस्तान ले आया और सुल्तान अल्तमिश के सामने पेश किया। मौर्य के फरिश्ता लिखता है कि उस वक्त सुल्तान के सामने 100 गुलाम लाए गए थे। सुल्तान अल्तमिश ने सब गुलाम खरीद लिए, मगर बलबन को ना खरीदा क्योंकि वह निहायत बदसूरत और छोटे कद का था। बलबन ने फरियाद की कि जैसे सब गुलाम खरीदे गए हैं, इसे भी खुदा के नाम पे खरीद लिया जाए। चुनांचे सुल्तान ने इसे भी खरीद लिया। इब्तिदा में अल्तमिश ने इसे पानी भरने का काम दिया और फिर मुहफ़्फ़िज़ मुकर्रर किया, मगर बलबन ने जल्दी ये बात साबित कर दिया कि वो ज़्यादा बेहतर खिदमत अंजाम दे सकता है। अपनी जहानत और मौक़े को पहचानने की सलाहियत, मामला फहमी और वफादारी से इसने अल्तमिश को मुतासिर किया। नतीजा यह निकला कि अल्तमिश ने इसे बड़े सरदारों उमरा के ग्रोह में शामिल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता बलबन की खूबियाँ सामने आने लगीं और इसकी किस्मत चमकने लगी, यहाँ तक कि अल्तमिश ने अपनी बेटी, जो हुस्न सरीके में मशहूर थी, का निकाह बलबन से कर दिया। इस शादी के बाद बलबन ने तेज़ी से तरक्की की। सुल्ताना रज़िया के दौर में इसे अमीर शिकार बनाया गया, लेकिन जब इसने तुर्क सरदार का साथ दिया तो ज़्यादा तरक्की ना कर सका। बाद में वक्त के साथ इसके ओहदे बढ़ते गए। सुल्तान बैराम शाह के दौर में इसे रेवाड़ी और हाँसी की जागीर मिली, जहाँ इसने अच्छी हुक्मरानी और नरम रवैये से लोगों के दिल जीत लिए। फिर सुल्तान अलाउद्दीन मसूद और नासिरुद्दीन महमूद के ज़माने में बलबन को गैर मामूली हैसियत हासिल हुई। 1246 ईस्वी में मसूद के तख्त पर बैठने के बाद जब ओहदे दोबारा तकसीम हुए तो बलबन को अमीर हिजाब, बादशाह का दरबारी निगरान मुकर्रर किया गया। नासिरुद्दीन महमूद के दौर में इसका ख़ानदान शाही ख़ानदान का हिस्सा बन गया, क्योंकि बलबन और बादशाह दोनों अल्तमिश के दामाद थे। गुलाम से बादशाही तक पहुंचने के बावजूद बलबन ने अपनी वफादारी और काबिलियत के बायस बड़ी कामयाबियां हासिल की। बादशाह बनने से पहले भी इसने मंगोलों और राजपूतों के खिलाफ बड़ी कामयाब फौजी कार्रवाइयाँ की और सल्तनत दिल्ली को मजबूत बनाया। अलाउद्दीन मसूद के ज़माने 1245 ईस्वी में मंगोलों ने सिंध पर हमला किया और उस शहर का मुआसरा किया। बलबन ने दिल्ली से फ़ौज भेजी, मंगोलों को शिकस्त दी और पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया। बाद में जब मसूद मौसूल हुआ, जिसमें बलबन का भी हाथ था, और नासिरुद्दीन महमूद तक नशीन हुआ, तो बलबन को मज़ीद ताकत और ओहदे मिले। नासिरुद्दीन सूफ़ी मिजाज, इबादत गुजार और दरवेश दिल बादशाह था। इसने हुकूमत के तमाम मामलात बलबन को सौंप दिए। बलबन को नायब ममालिक सल्तनत का मुंतज़िम आला बनाया गया और खान आज़म एलक खान का लक़ब दिया गया। गियासुद्दीन बलबन बहैसियत नायब सल्तनत नासिरुद्दीन महमूद के ज़माने में मंगोल हमले दोबारा शुरू हुए। मंगोलों ने काबिल, गजनी, कंधार, बलक और हेरात में तबाही मचा रखी थी और एक बार वो झेलम के करीब तक पहुंचकर वापस गए। इन हालात में सल्तनत दिल्ली भी इनके खतरे से महफूज नहीं थी। बलबन ने बतौर नायब सल्तनत यानी वज़ीर आज़म और सल्तनत का निगरान दिफा मजबूत करने के लिए पंजाब, मुल्तान और सिंध को मिलाकर एक सूबा बना दिया। वहाँ इसने मुस्तकिल फ़ौज मुकर्रर की और इंतज़ाम अपने रिश्तेदार शेर खान, मुनकर खान, मुअज़्ज़म के सुपुर्द किया। इन हिफाजती इक़दामात के साथ बलबन ने मंगोलों से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश भी की। नतीजा ये निकला कि चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने अपने अफसरों को हिदायत दी कि
दिल्ली के सरहद पर हमला ना करें। 1258 ईस्वी में बलबन ने मंगोलों के पास दिल्ली की तरफ से सफ़ीर भेजा और अगले साल हलाकू का सफ़ीर दिल्ली आया। मंगोल खतरे से मुतमईन होकर बलबन ने सल्तनत के अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दी। इसने इन राजपूतों, राजाओं और बगावत करने वाले खोखरों को और मेवाटियों को सख्ती से दबाया, जो सल्तनत की कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहे थे। 1247 ईस्वी से 1252 ईस्वी के दरमियान बलबन ने ग्वालियर, बंदील, खंडा, चंदेरी, भोपाल और दीगर इलाकों के हिंदू राजाओं को शिकस्त देकर दिल्ली से कलिंजर तक के इलाके पर काबू पा लिया, सिवाय रणथंभौर के। 1248 ईस्वी और 1250 ईस्वी में इसने दोबारा दुआब के हिंदू राजाओं को शिकस्त दी। नतीजा ये निकला कि ऊद और कारा के हुक्मरानों ने दिल्ली की उताद कबूल कर ली। बलबन की गैर मामूली तरक्की से इसके मुखालफिन बढ़ने लगे। 1253 ईस्वी में वो सुल्तान के साथ पंजाब गया तो कुछ दुश्मनों ने इस पर जानलेवा हमला किया, जो नाकाम रहा। इसके मुखालफिन में ख़ास तौर पर गैर तुर्क हिंदुस्तानी मुसलमान उमरा शामिल थे, जो इसकी ताकत और मर्तबे से जले बैठे थे। इनमें सबसे आगे इमामुद्दीन रिहान था, जो पहले हिंदू हिजरा था। इमामुद्दीन और इसके साथियों ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को बलबन के खिलाफ भड़काया। नतीजा ये हुआ कि 1253 ईस्वी में सुल्तान ने बलबन के कुछ रिश्तेदारों को ओहदे से हटाने के बाद बलबन को भी हुक्म दिया कि वह हुकूमत से अलग होकर अपनी जागीर हाँसी चला जाए। बलबन ने हुक्म मान लिया, मगर कुछ अरसे बाद इसे हाँसी से भी आगे नागौर भेज दिया गया ताकि दिल्ली से दूर रहे। इसके बाद इमामुद्दीन रिहान को दरबार का निगरान बना दिया गया और वह सल्तनत के ज़्यादातर इख्तियारात अपने हाथ में ले आया। इसने बलबन के रिश्तेदारों को हटाकर अपने साथियों को बड़े ओहदे पर लगा दिया, लेकिन जल्द ही रिहान गरूर और तकब्बुर का शिकार हो गया, जिससे वो गैर मकबूल हो गया। इसी दौरान बलबन के हिमायतियों ने बठिंडा में फ़ौज जमा कर ली। सुल्तान नासिरुद्दीन ने पहले इनके खिलाफ लड़ने का सोचा, मगर अमली कदम ना उठाया। वो हाँसी चला गया, जहाँ उमरा ने इसे राज़ी किया कि बलबन को दोबारा बहाल कर दे। यूँ 2 साल बाद बलबन दोबारा नायब सल्तनत बन गया। रिहान को बदायूं का गवर्नर बना दिया गया, मगर रिहान दुश्मनी से बाज ना आया। बलबन ने इसे बाद में बेरोज भेज दिया, लेकिन इसने फिर बगावत की कोशिश की। आखिरकार बलबन ने 1256 ईस्वी में इसके खिलाफ लश्कर कशी की और रिहान मारा गया। बलबन ने इसके बाद अपने 2 और दुश्मनों यानी फतह खान गवर्नर ऊद और कशल खान गवर्नर सिंध को भी शिकस्त दी। फतह खान को हटाया गया और कशल खान ने माफ़ी मांगी तो इसे बहाल किया गया, लेकिन वो बाद में मंगोलों के साथ मिलकर मुल्तान को लूटने लगा। खुशकिस्मती से मंगोल जल्द वापस चले गए। वज़ीर की हैसियत से बलबन ने अपनी आखिरी बड़ी जंग मेवाटियों के खिलाफ लड़ी। मेवाटी लूट मार करते थे। दिल्ली और इर्द गिर्द के इलाके इनसे सख्त परेशान थे। 1260 ईस्वी में बलबन ने 4 महीने मुसलसल लड़ाई की और रकपोर में इन्हें शिकस्त देकर तकरीबन 10,000 मेवाटियों को मार डाला। इसके अलावा 250 मेवाटी सरदारों को गिरफ्तार करके दिल्ली में लाकर फांसी दे दी गई। अगर आप स्टडी जोन में सनिया पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, शायद सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बलबन का नज़रिया बादशाहत बहैसियत हुक्मरान 1266 ईस्वी। बलबन एक सख्त मिजाज और जाबिर हुक्मरान साबित हुआ। इसकी तख्त नशीनी के वक्त हालात ख़राब थे। आए दिन की बगावतों और लड़ाइयों से अमन सुकून ख़त्म हो गया था और हुकूमत की इज्जत भी कमज़ोर पड़ गई थी। 40 सरदारों ख़वातीन पहलगान ने बहुत ताकत हासिल कर ली थी और इनकी वजह से शाही ख़ानदान की इज्जत भी मुतासर हो रही थी। अल्तमिश के बाद आने वाले हुक्मरान कमज़ोर निकले। इस वजह से सल्तनत दिल्ली रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही थी। इन हालात को रोकने के लिए बलबन ने सख्ती की पॉलिसी अपनाई, जो इस वक्त के हालात के मुताबिक ज़रूरी थी। बलबन का यकीन था कि दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि शाही ख़ानदान ने अपनी इज्जत और रोब खो दिया है। इसके नज़दीक बादशाहत का वक़ार कायम रखना ही तमाम खराबियों का हल है। इसका मानना था कि बादशाह को बहुत बुलंद, बावक़ार और ताकतवर होना चाहिए ताकि रियाया इससे इज्जत और डर दोनों महसूस करे। बलबन कहता था कि बादशाहत इज्जत, रोब और ताकत का नाम है
عوام کے دلوں میں حکومت کا ایسا خوف اور احترام پیدا ہونا چاہیے کہ وہ بغاوت کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے سب سے پہلے اندرونی نظام کو مضبوط کیا اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ صوبائی گورنر ہوں یا شہزادے، کسی کو یہ جرأت نہیں رہی کہ اس کے خلاف کچھ کریں۔ اس نے اپنے مخالفین کو سختی سے دبایا اور انہیں ابھرنے کا موقع نہ دیا۔ جیسے جرمنی کے لیڈر بسمارک نے امن قائم کرنے کے لیے سخت پالیسی اپنائی تھی، ویسے ہی بلبن نے ظلم اور سختی کے ذریعے امن قائم رکھا۔ جس نے بھی سر اٹھایا، بلبن نے اسے کچل ڈالا۔ ضیاء الدین برنی کے مطابق بلبن اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے خنجر اور زہر تک استعمال کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار ولی بٹنڈا کو اس کے بڑھتے اثر و رسوخ کی وجہ سے زہر دے کر ہلاک کر دیا، لیکن ظاہری طور پر اس کے لیے مقبرہ بھی بنوایا۔ وہ باغیوں اور سرکشوں کو سخت اور عبرتناک سزائیں دیتا تھا، جیسے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچل دینا، پھانسی پر لٹکانا، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یا زندہ کھال کھچوا دینا۔ بلبن نے حکومت کا رعب قائم کرنے اور نظام و ضبط بہتر بنانے کے لیے دربار کے آداب درست کیے۔ اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ خاص لباس اور وردی میں آئیں۔ دربار میں ہنسی مذاق منع تھا، نہ وہ خود ہنستا تھا اور نہ کسی کو ہنسنے دیتا تھا۔ دربار میں ایسا سکوت ہوتا تھا کہ بعض کمزور دل راجے اور سفیر رعب کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس نے عام لوگوں سے میل جول ترک کر دیا، شراب نوشی اور جوئے پر پابندی لگا دی۔ خود بھی تک نشین ہونے کے بعد ان عادتوں کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے دربار کو بڑی شان و شوکت سے سجایا، جہاں پہلوان تلواریں لیے کھڑے رہتے تھے۔ اس نے دربار میں زمین بوسی اور سجدہ کا طریقہ رائج کیا تاکہ شاہی رعب نمایاں ہو۔ اس کے دربار کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ ہندو اور مسلمان رایا بھی دور دور سے صرف اس کا شان و شوکت والا دربار دیکھنے آئے تھے۔ ایک نقاد نے دربار کے شاہانہ ٹھاٹھا کو اسلامی سادگی کے خلاف بتایا تو بلبن نے کہا، شاہی رعب اور شان کے بغیر نہ امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ عوام خوشحال رہ سکتی ہے۔ بلبن کی عظمت کی وجہ سے بیرونی حکمران اور شہزادے بھی پناہ لینا فخر سمجھتے۔ ترکستان اور بخارا کے تقریباً 15 شہزادے اس کے دربار میں مقیم تھے۔ دہلی میں ان کے نام پر محلے اور بازار بس گئے، جیسے سنجری، خوارزمی، علوی، یمنی وغیرہ۔ بلبن فخر سے کہا کرتا، میرے ہاں 15 بادشاہ مہمان ہیں۔ بلبن علماء، منشاء اور شاعروں کی عزت کرتا تھا۔ اس کے دربار میں بڑے لوگ موجود تھے، جیسے حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج، شیخ بدر الدین غزنوی، امیر خسرو دہلوی جنہیں خاص شہرت ملی، شیخ صدر الدین، شیخ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ۔ اس نے شیخ سعدی شیرزی کو بھی بلایا، مگر وہ صحت کی وجہ سے نہ آ سکے۔ بلبن عدل و انصاف کو بھی اپنے نظریہ حکومت میں بہت اہم سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انصاف کے بغیر رعایا عزت نہیں کرتی۔ اس نے سب پر واضح کر دیا تھا کہ انصاف میں کسی بھی سفارش یا رعایت نہیں چلے گی۔ اس کے قریب رشتہ دار اور بڑے امیر تک سزا سے بچ نہیں پاتے تھے۔ مثلاً بدایوں کے گورنر ملک بربر نے ایک ملازم کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ بلبن نے ملک بربر کو بھی اتنے ہی کوڑے لگوائے کہ مار ڈالا اور اس کی لاش شہر کے دروازے پر لٹکا دی۔ اسی واقعے کو اطلاع نہ دینے پر بدایوں کے افسر کو بھی پھانسی دے دی۔ اودھ کے گورنر ہیبت خان نے نشے میں ایک شخص کو قتل کیا۔ مقتول کی بیوی نے فریاد کی تو بلبن نے اسے 500 کوڑے لگوائے اور کہا کہ اب یہ تمہارا غلام ہے، چاہو تو قتل کرو یا چاہو تو چھوڑ دو۔ عورت نے رقم دے کر اسے آزاد کر دیا۔ ہیبت خان بدنامی کے ڈر سے الگ تھلگ رہا اور چند دن بعد مر گیا۔ بلبن نے اس طرح بڑے بڑے سرداروں کی طاقت ختم کر دی۔ 40 سرداروں خواتین پہلوان کے اقتدار کو بھی اس نے ختم کیا، کیونکہ وہ التمش کے بعد بہت طاقتور ہو گئے تھے۔ بلبن نے انہیں ایک ایک کر کے سزا دی اور ان کا اثر ختم کر دیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں بہت سی بغاوتیں ہوئیں۔ بلبن نے انہیں ایک ایک کر کے اپنی مضبوط فوج سے سختی کے ساتھ کچل دیا اور دہلی سے لے کے پنجاب تک مکمل امن و امان قائم کیا۔ دہلی کے آس پاس میواتی ایک مستقل بدامنی کا سبب بن چکے تھے۔ وہ آس پاس کے گاؤں پر حملے کرتے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے اور جنگلات میں چھپ جاتے۔ عورتوں اور شہر کے لوگ پانی بھرنے جاتے تو ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے۔
اس وجہ سے دہلی کے گرد بہت سی بستیوں کو نقصان پہنچا اور تاجر دور دراز سے سامان لانا بند کر رہے تھے۔ ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ میواٹیوں نے لوٹ مار اور ڈکیتی کو معمول بنا رکھا تھا۔ اس کی وجہ سے دہلی سے بنگال تک کے راستے خطرناک ہو گئے تھے۔ بلبن نے انہیں ختم کرنے کی ٹھانی اور 1 سال کی محنت سے یہ کام پایا تکمیل تک پہنچایا۔ سلطان خود کئی ماہ تک ضلع بیالی، کمبال، بھوجاپور اور جلالی میں ان لٹیروں گروپوں کا خاتمہ کرنے میں مصروف رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 1 لاکھ میواتی مارے گئے یا گرفتار ہوئے۔ متعدد گرفتار شدگان کو ہاتھیوں کے سامنے لایا گیا، کچھ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور کچھ کی کھالیں کھچوائی گئیں۔ بلبن نے جنگلات صاف کروائے، گوپال گیرا قلعہ بنایا اور دہلی کے اطراف میں تھانے قائم کیے۔ ان تھانوں کے ارد گرد کی زمینیں افغان جاگیرداروں کو دی گئیں تاکہ وہ وہاں آباد ہو کر امن برقرار رکھیں۔ رفتہ رفتہ ہر تھانہ ایک مسلمان آباد کا مرکز بن گیا اور دہلی کے نوحہ میواتیوں کے فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے بھی ناصر الدین محمود کے دور میں میواتیوں کے خلاف کوششیں ہوئیں مگر مکمل طور پر ختم نہ ہو سکے۔ اس کے لیے سلطان نے انعامی نظام بھی شروع کیا تھا۔ جو کوئی میواتی زندہ پکڑ کے لاتا اسے انعام ملتا اور جو سر لے کر آتا اسے بڑا انعام ملتا، مگر شورش مکمل طور پر نہ گئے۔ بلبن کی سخت کارروائیوں کے بعد میواتیوں کی سرکوبی مکمل ہو گئی اور وہ دہلی کے قریب آئیں تاکہ نہ کر سکیں۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں بہت سی بغاوتیں ہوئیں۔ بلبن نے انہیں ایک ایک کر کے اپنی مضبوط فوج سے سختی کے ساتھ کچل دیا اور دہلی سے لے کر پنجاب تک مکمل امن و امان قائم کیا۔ دہلی کے آس پاس میواتی ایک مستقل بدامنی کا سبب بن چکے تھے۔ وہ آس پاس کے گاؤں پر حملہ کرتے، لوگوں کا مال لوٹتے اور جنگلات میں چھپ جاتے تھے۔ عورتوں اور شہر کے لوگ پانی بھرنے آتے تو ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے۔ اس وجہ سے دہلی کے گرد بہت سی بستیوں کو نقصان پہنچا اور تاجر دور دراز سے سامان آنا بند کر دیتے۔ ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ میواتیوں نے لوٹ مار اور ڈکیتی کو معمول بنا رکھا تھا۔ اس کی وجہ سے دہلی سے بنگال تک کے راستے خطرناک ہو گئے تھے۔ بلبن نے انہیں ختم کرنے کی ٹھانی اور 1 سال کی محنت سے یہ کام پایا تکمیل تک پہنچا۔ سلطان خود کئی ماہ تک ضلع بیانی، کمبل، بھوجاپور اور جلالی میں ان لٹیروں گروہوں کا خاتمہ کرنے میں مصروف رہتے۔ سلطان خود کئی ماہ تک ضلع بیپالی، کمبل، بھوجپور اور جلالی میں ان لٹیروں گروپوں کا خاتمہ کرنے میں مصروف رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 1 لاکھ میواتی مارے گئے یا گرفتار ہوئے۔ متعدد گرفتار شدگان کو ہاتھیوں کے سامنے لایا گیا، کچھ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور کچھ کی کھالیں کھینچی گئیں۔ بلبن نے جنگلات صاف کروائے، گوپال گیرا قلعہ بنایا اور دہلی کے اطراف میں تھانے قائم کیے۔ ان تھانوں کے ارد گرد کی زمینیں افغان جاگیرداروں کو دی گئیں تاکہ وہ وہاں آباد ہو کر امن برقرار رکھیں۔ رفتہ رفتہ ہر تھانہ ایک مسلمان آبادی کا مرکز بن گیا اور دہلی کے نوحہ میواتیوں کے فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے بھی ناصر الدین محمود کے دور میں میواتیوں کے خلاف کوششیں ہوئیں مگر مکمل طور پر ختم نہ ہو سکے۔ اس کے لیے سلطان نے انعامی نظام بھی شروع کیا تھا۔ جو کوئی میواتی زندہ پکڑ کر لاتا اسے انعام ملتا، جو سر لے کر آتا اسے بڑا انعام ملتا، مگر شورش مکمل طور پر نہ گئی۔ بلبن کی سخت کارروائیوں کے بعد میواتیوں کی سرکوبی مکمل ہو گئی اور وہ دہلی کے قریب آئیں تک نہ کر سکے۔ میواتیوں کے خاتمے کے بعد بلبن نے توجہ راجپوتوں، سرداروں اور زمینداروں کی طرف مبذول کروائی۔ ان کی بغاوتوں کو جلدی سے ختم کیا گیا، کئی بڑے سرکشوں کو کچل دیا گیا اور جنگلات صاف کر کے امن قائم کیا گیا۔ اس سال سلطان کو خبر ملی کہ علاقے کے ہندو راجاؤں نے بغاوت کر کے امروہہ اور بدیائیوں کو لوٹ لیا اور وہاں کے گورنر قابو نہ پا سکے۔ سلطان خود مسلمان فوج کے ساتھ موقع پر پہنچا اور باغیوں کو سخت سزا دی۔ 8 سال سے زائد عمر کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کشت و خون کے بعد لاشوں کے ڈھیر ہر گاؤں میں پڑے رہے اور بدبو پھیل گئی۔ کچھ لاشیں عوامی لڑ دکھانے کے لیے شہر کے دروازوں پر لٹکا دی گئیں۔ اس سخت کارروائی کے بعد 30 سال تک بدایوں، سنبھل، انولہ، امروہہ اور گورنر کے علاقے محفوظ رہے۔ بلبن نے 1340 سلطان نے بنگال کا صوبہ اپنے قابل غلام تغرل بیگ کے سپرد کیا تھا، مگر کچھ سازش گر
सरदारों ने इसके दिल में खुद मुख्तार के ख्यालात डाल दिए। मंगोलों की आमद को मौका जानकर तगरुल ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया, अपने नाम के सिक्के जारी किए और लखनऊ के मकाम पर अपना दर्जा बुलंद किया। इस बगावत के सबब लखनऊ बगावत का मरकज़ बन गया। यकीनन बदलन ने मुतअद्दिद फ़ौजी लश्करों को वहाँ भेजा, मगर इब्तिदाई कोशिशें नाकाम रहीं। बिलआखिर इसने बड़ी ताकत के साथ लखनऊ पर हमला किया। तगरुल खान फरार होकर अवरेज़ चला गया, मगर पकड़ा गया और मलिक मुक़द्दर ने इसे मार डाला। मलिक मुक़द्दर को इस कारनामे तगरुल का कत्ल का लक़ब मिला। बगावत में शामिल लोगों और इनके अज़ीज़ वक़ारिब को फांसी दी गई और इनकी लाशें अवाम के सामने लटका दी गईं ताकि इबरत मिले। सुल्तान ने अपने बेटे बगरा खान को बुलाया और इसे इस बदतरीन मंजर को दिखाकर खबरदार किया कि जो भी हुकूमत के खिलाफ बढ़ेगा इसी अंजाम। सरहदी छावनियाँ। बलबन के ज़माने में मंगोल कई बार हिंदुस्तान पर हमलावर हुए और वह सल्तनत के लिए एक मुस्तकिल और बड़ा खतरा बन गए। इसलिए मंगोलों को रोकने के लिए बलबन ने सरहदों पर हिफाजती इक़दाम किए। सरहदी इलाकों जैसे दीबलपुर और सिंध में नए किले बनवाए गए और पुराने किलों जैसे समना और मुल्तान की मरम्मत कराई गई। सरहदी इलाकों को मजबूत बनाने के लिए बलबन ने समना और सन्नाम के इलाके अपने बेटे बगरा खान के हवाले किए। बलाई सिंध मुतमाइन में अपने बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान को मुकर्रर किया, जो बाद में शहादत के बाद खान शहीद कहलाया। जब बगरा खान बंगाल चला गया तो समना और सन्नाम की जिम्मेदारी भी मुल्तान के गवर्नर शहजादा सुल्तान को दे दी गई। सरहदी इलाकों की हिफाजत के लिए दिल्ली की मरकज़ फ़ौज के अलावा एक मुस्तकिल फ़ौज मलिक बैक्ट्रस की कमान में मुकर्रर की गई। मंगोल हमलों के खतरे की वजह से तमाम बैरूनी इलाकों पर हमले या फतूहात के मंसूबे ख़त्म कर दिए गए। अमीर बार बार गुजरात पर चढ़ाई का मशवरा देते रहे, लेकिन बलबन ने हमेशा इनकार किया और कहा, अगर मैं दारुल हुकूमत दिल्ली से गैर हाजिर रहा तो मंगोल हमला करके सुल्तानत को तबाह कर देंगे। इसलिए इसने सारी तवज्जो मंगोलों को रोकने और हिंदुस्तान को महफूज रखने में लगा दी। अपनी 25 साला हुकूमत में वो सिर्फ एक बार लंबे अरसे के लिए दिल्ली से गैर हाजिर हुआ, जब वह बंगाल लखनऊती गया। शहरी और फ़ौजी इस्लाहात। बलबन ने फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और शाही खजाने का ज़्यादा हिस्सा फ़ौजी अखराजात पर लगाया। फ़ौज के अहम हिस्से यानी सवार फ़ौज और तोप खाना मुख्तलिफ सरदारों के सुपुर्द किया। फ़ौज की तादाद बढ़ा दी गई, जिससे एक मुस्तकिल फ़ौज कायम हो गई। इसने अपने खास आदमी अब्दुल मलिक को फ़ौज का इंचार्ज बनाया, जिसने ईमानदारी से एक मजबूत फ़ौज तैयार की। सिपाहियों की तनख्वाहें और जंगी साजो सामान का अच्छा इंतज़ाम किया गया। सरहदी दिफा के लिए मशीर, अबूहर, सरसा और सरहद में मजबूत किले बनाए गए। मुल्क के हालात जानने और हिकाम पर नज़र रखने के लिए जासूस और खबर रसा मुकर्रर किए गए, जो सुल्तान को खुफिया रिपोर्ट देते थे। सच छुपाना या झूठी बात बताना बड़ा जुर्म था। हत्ता कि वली अहद बगरा खान की सरगर्मियों पर भी नज़र रखी जाती थी। राजधानी ख़त्म करने के लिए सड़कों और गुज़रगाहों पर अफ़गान सिपाहियों की चौकियां कायम की गईं और जंगलात साफ़ करा के सड़कों का जाल बिछाया गया। बलबन ने सरकारी मुलाज़मतें सिर्फ अच्छे ख़ानदानों के लोगों को दी। वो ओहदे देते वक्त ख़ानदान की शराफत और नस्ल को देखता था। आम या कम हैसियत लोगों को बड़े ओहदे नहीं दिए जाते थे ताकि रिश्वत वगैरह से बचा जा सके। वो तुर्कों की बरतरी का ख़ास ख्याल रखता था और बड़े हिंदी मुसलमानों को बड़े ओहदे नहीं देता था। ये पॉलिसी बाद में नुकसानदार साबित हुई। बलबन ने शानदार इमारतें भी बनवाई और अमीरों को भी ऐसी इमारतें बनाने की तरकीब दी। शिकारगाहें भी कायम की गईं। वो अक्सर सर्दियों की रातों में शिकार पर निकलता और फजर के बाद वापस दिल्ली आता। इसके साथ हज़ारों फौजी भी होते थे। इसका मकसद ये था कि फ़ौज और घोड़े सख्तियों की आदी रहें ताकि जंग में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। बलबन ने पुराने फौजी जागीरदारों जो अब जंग के काबिल ना रहे थे कि जागीरें छीन लीं ताकि वो बगावत न कर सकें। जागीरदारों को 3 दर्जों में तकसीम किया गया, बूढ़े और ज़ईफ़, नौजवान और बच्चे। सिर्फ नौजवानों को फ़ौजी खिदमात के लिए रखा गया, बाकियों से जागीरें वापस लेकर पेंशन दी गई। खान शहीद और बलबन की मौत। लखनऊ की फतह के बाद जब बलबन दिल्ली आया तो इसने जश्न फतह मनाया। इस जश्न में इसका चहीता बेटा शहजादा मोहम्मद भी मुल्तान से आया। बलबन को वो अपने सब बेटों से ज़्यादा अजीज़ था और इसे वली अहद भी नामज़द कर चुका था। जश्न के मौके पर बलबन ने इसे मज़ीद इज़्ज़तें और इनाम दिए और वह इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुल्तान की गवर्नरी पर वापस गया।
वहाँ इसने कई बार मंगोलों को, जो 1279 ईस्वी से दोबारा हिंदुस्तान पर हमला करने लगे थे, शिकस्त दी और भगा दिया। वो निहायत बहादुर और जर्री था। कहा जाता है कि मंगोल माएँ अपने बच्चों को इस नाम से डराया करती थीं। 1286 में मंगोलों ने जोरदार हमला किया और लाहौर और रिबलपुर को लूटते हुए मुल्तान तक पहुंच गए। शहजादा मोहम्मद ने इनका डट कर मुकाबला किया और इन्हें शिकस्त देकर भगा दिया। इसने इनका पीछा किया, लेकिन यही इसके लिए नुकसानदा साबित हुआ। कहा जाता है कि वो फौज से पीछे रह गया और चंद साथियों के साथ तालाब के किनारे ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा था कि एक मंगोल सरदार चंद सिपाहियों के साथ घात लगाकर इस पर हमलावर हुआ और वो शहीद हो गया। कुछ मौरखीन ये वाक़या ज़रा मुख्तलिफ बयान करते हैं। इनके मुताबिक मंगोल पहले हमले करके पीछे हट जाता और फिर पलट कर पीछा करने वालों को घेर लेते थे। शहजादा भी इनके पीछे गया तो वो अचानक पलटे और इसको इसकी फ़ौज समेत घेर कर मार दिया। कहा जाता है कि शहजादा मोहम्मद ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई। वो आखिरी वक्त तक लड़ता रहा और कहता रहा, मैं इस वक्त तक लड़ूंगा जब तक मेरे पास हथियार और मेरे जिस्म में जान बाकी है। मंगोलों ने इसकी बहादुरी की तारीफ़ की और इसे इज़्ज़त और इनाम देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो डटा रहा और बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हुआ। अगर इसे वक्त पर मदद मिल जाती तो वो मंगोलों को सख्त शिकस्त देता, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। शहजादा मोहम्मद की मौत बलबन के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। खान शहीद ने सिर्फ बहादुर पुल के दोस्त भी था। इसकी वजह से मुल्तान में उलमा और शोरा जमा होने लगे थे, जिनमें अमीर खुसरो और अमीर हुसन दिलवी ख़ास तौर पर मशहूर हैं। बलबन को अपने सब बेटों में से सिर्फ इससे उम्मीदें थीं कि वो इसके बाद सल्तनत संभालेगा। दूसरा बेटा बगरा खान जिंदा था, लेकिन वह सल्तनत चलाने के काबिल नहीं था। बलबन ने इसे बंगाल से दिल्ली बुलाया, लेकिन इसने हुकूमत में कोई दिलचस्पी ना ली और वापस चला गया। अपने प्यारे बेटे मोहम्मद की मौत ने बलबन को दिल तोड़ दिया। इसे यकीन हो गया कि अब खानदान और सल्तनत का अंजाम करीब है। वो बज़ाहिर सब्र और संजीदगी दिखाता रहा, मगर अंदर से टूट चुका था। आखिरकार एक साल बाद 1287 ईस्वी में वो भी मर गया। इसकी मौत पर अवाम और उमरा ज़ारो कतार रोए और 40 दिन तक सोग मनाया गया। अपनी सब गहरी और दृष्टि के बावजूद आम लोग इसे एक मेहरबान बाप समझ। Thanks for watching. If you enjoyed this journey, don't forget to like, share and subscribe because more amazing stories from history are on the way. Take care, stay inspired, and I'll see you in the next video.